हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एम एस सी आई टी एम बी ए 2026 के एग्जाम में क्वांट सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जाम में वो 50 क्वेश्चंस थे क्वांट के। एक एक क्वेश्चंस को हमने यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स 2027 को टारगेट कर रहे हैं एम एस सी आई टी के एम बी ए के एग्जाम के, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस का लेवल होता है इस एग्जाम का क्या होता है। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एम एस सी टी एम बी ए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 के टप को टारगेट भी कर रहे होंगे। तो उनके लिए अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 20 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। तो जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर आता है, सेम उसी तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज का भी जो है में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं उसी लेवल के रखे गए हैं। तो ये 20 फुल लेंथ मॉक मिलेगा आपको। और साथ ही साथ 80 जो है सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शनल टेस्ट इन द सेंस कि उसमें जो चैप्टर जो होंगे क्वांट के, सपोज दैट, या किसी भी चीज़ के, रीजनिंग के, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के भी क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे। ये सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, साथ ही साथ आपके 20 फुल लेंथ मॉक रहेंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स का मान लो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, और वो चाहते हैं कि एम एस सी टी एम ए 2027 में उनकी अच्छी रैंक आए और इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, तो उनके लिए अभी कॉन्सेप्ट ने अपना बैच भी लॉन्च कर रखा है। आप एम एस सी टी के एम बी ए के इस बैच को आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप दो जगह से कर सकते हैं। एक अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट है, abhiconcept.com, वहां से आप इसको जो इस बैच को ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी कॉन्सेप्ट का आपका अपना ऐप भी है, वहाँ वो ऐप से भी ले सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है 9450808009, इस पर आप मैसेज करके एम एस सी टी एम बी ए के एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यही सारी चीजें आपको बतानी थी इस एग्जाम से रिलेटेड कि 2027 को टारगेट करने वालों के लिए हमारे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई थिंक आज आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 587 इंटू 999 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको देखिए फिक्स पैटर्न पे आता है। इसको आपको किस तरह से एग्जाम में करना होगा। 587 लिखिए और 1000 को हम लोग लिख सकते हैं, 999 को लिख सकते हैं 1000 - 1। इतना लिखने के बाद अब आपको पूरा कंप्लीट लिखना नहीं। आप जानते हैं कि 587 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 587 के सामने डबल जीरो लग जाएगा। और फिर 587 का जब 1 में करेंगे तो 587 आएगा। तो आपको सिर्फ फोकस क्या करना है, लास्ट टू डिजिट पे। यहाँ पे 13, यहाँ पे 23, सबकी लास्ट डिजिट टू डिजिट देख लीजिए कितना आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस 587 में कंप्लीट लिखते तो आप ऐसे लिखते, हालांकि एग्जाम में ये लिखना नहीं, पहले बोल दे रहा हूं मैं। यही आपका आता 587 का 1 में करेंगे इतना आएगा, 587 1000 में करेंगे इतना, माइनस करना है आपको। तो यहाँ पे डबल जीरो 87 में फोकस करो। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1। यानी लास्ट टू डिजिट उसका 13 होगा। कंप्लीट माइनस नहीं करना है, लास्ट टू डिजिट देख करके आंसर कर दीजिएगा। तो लास्ट टू डिजिट का क्या आंसर आ जाएगा, 13 का दिख रहा है यहाँ पे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आपको जो एग्जाम में टाइम मिलता है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता है कि बहुत कि लगातार आप कई मिनट तक करते रहिएगा। तो 200 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, 150 मिनट्स का टाइम होता है। तो 30 सेकंड से ऊपर आपको ये देखना होता है कि 30 सेकंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चंस में आपको टाइम ना लगे, ये ध्यान देना होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 300, जिसकी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जो है 2 होनी चाहिए। ये भी देखिए जी क्वेश्चन में आएगा। भाई 100 हो गया और दूसरा आपका 300 है। अब इनके बीच ऐसे नंबर लिखने हैं जिनकी लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट 2 हो, यानी यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो। तो बीच में क्या क्या आ सकता है,
बीच में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और सो ऑन 9 तक के नंबर आप लिखेंगे। जब 0 आएगा 202 होगा, बस में ही। इसी तरीके से अगर 1 आएगा तो 212 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कितने ऐसे नंबर होंगे जिसका फर्स्ट लास्ट 2 होगा? तो 0 से लेकर 9 तक का जब लिखे आप लिखते चले जाएंगे तो अलग अलग नंबर मिलेगा। 0 मिलेगा, 0 लिखेंगे 202 एक नंबर हो जाएगा। 1 लिखेंगे 212 दूसरा नंबर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो कुल मिला के जब 0 से लेकर 9 तक यहाँ बीच में पुट करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर्स हो जाएंगे? 10 नंबर्स। कितने हो जाएंगे? 10 नंबर्स। 0 से लेकर 9 तक काउंट कर लो। तो यानी जो टोटल नंबर्स मिलेंगे, जो जिनका फर्स्ट और लास्ट डिजिट 2 होगा, तो मिला करके हमारे पास तो कितने नंबर्स आएंगे? 10 आएंगे। ये भी आसान क्वेश्चन था, 15-20 सेकंड के अंदर हो जाता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन होता रहेगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में टाइम का ही सारा खेल है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पूरा एचसीएफ निकालना 2923 और 3239 का। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको? एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है आपको कि जब बड़ा नंबर हो तो एचसीएफ की एक खास बात होती है कि एचसीएफ जो है नंबर के डिफरेंस को भी क्या करता है? डिवाइड करता है। तो नंबर के डिफरेंस, सॉरी, एचसीएफ ने नंबर का डिफरेंस डिवाइड बाय एचसीएफ होगा, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। यानी जो नंबर का डिफरेंस होता है वो एचसीएफ से क्या होता है? वो एचसीएफ से डिवाइड होता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालूं तो नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे 2 में से 2 ना 12 में से 9 जाएगा 3। तो 316 आएगा। अब आप चेक कर लो कि 316 में इन चारों में से जितने ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसा कौन सा नंबर है जो 316 को डिवाइड कर रहा है? तो आप आसानी से सब देख ले जाएंगे, 79। एचसीएफ माने बड़ा नंबर होना भी चाहिए। तो 79 से आप ये देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली डिवाइड है। 79 फोर सा, 79 फोर सा कितना होता है? 316। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 79। तो आई थिंक यहाँ ये भी चीज समझ गए होंगे आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी है, मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस करते हैं, अगर आप जो भी लोग एमबीए सीईटी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनको किस तरह से क्वांट के क्वेश्चंस को टैकल करना है, ये पूरी क्लास एक बार अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पेपर का लेवल भी समझ में आ जाएगा। 104 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, बेसिक चीजें सारी पूछ रहा हो। 104 में आप देख पाए 400 डिवाइड बाई 01, 0.1 इंटू 0.2। आप जानते हैं कि बॉड मॉस में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है फिर देन मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 400 को अगर आप 0.1 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा, फिर कह रहा है उसको मल्टीप्लाई करना 0.2 से। तो आप देख रहे हैं 0.1 0.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 400 इंटू 2/1 करेंगे, सीधे सीधे 800 आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो 400 इंटू 2, 400 इंटू 2 करेंगे 800 अपॉन 1। तो 800 मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके 10-10 सेकंड के हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं तो कितने कितने सेकंड के हैं? 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस में आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ज्यादा आपको इसमें जो है टाइम नहीं लगना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? ये आप क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 160 इंटू 32 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 5.376 डिवाइड बाई 16.8 क्या वैल्यू होगी? देखिएगा, देखिए 168 इंटू 32 की वैल्यू क्या दे रखी है? 5376। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं 32, अगर मैं यहां से ये निकालूं कि 32 किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे 5376। ये 168 डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पर डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई कर रहा था इधर। इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5376 है, अगर उसको 168 से डिवाइड किया जाए तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 32 के बराबर आएगा। दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन। हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है 5.376 डिवाइड बाई 16.8। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। 5.376 को क्या लिख सकते हो? 5376
0.3 का मतलब है कि अगर 3 डिजिट पे डेसिमल लगा 10⁻³ और 16.8 को लिख सकते हो आप 168 इंटू 10⁻⁻1। तो ये जो वाला नंबर है, ये वाला अभी तो आप जानते हैं किसके बराबर है। 5376/168 बराबर है 32 के। ये 32 हो जाएगा। ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, तो -3+1 मिलकर 10⁻², होगा। 10⁻² का मतलब डेसिमल 2 डिजिट पे लग जाएगा, 0.32 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आपको बस क्या करना था, देख करके इसका आंसर आसानी से कर देते आप लोग। तो 0.32, जल्दबाजी मत करके लगाइएगा। तो सारी बेसिक चीजें चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 12% इंस्टेड ऑफ 16%, ईच पर्सन गॉट ₹400 मोर, व्हाट वाज द सम। यानी कह रहा है कि अगर 16% के बजाय कुछ अमाउंट था, अगर उसको 16% के बजाय 12% में अगर डिवाइड किया जाता तो हर एक पर्सन को ₹400 ज्यादा मिलते। आप देख पा रहे हैं, अगर 4% कम कर दिया जाए तो हर एक पर्सन जो 12% थे उनके पास 400 यानी ₹400 ज्यादा मिलेंगे। तो यानी जो 4% का जो अमाउंट है वो देखा जाए कितने के बराबर ही निकल नहीं सकता आसानी से। अगर आप थोड़ा सी सोच पा रहे हैं तो आपको तुरंत गेस हो जाना चाहिए, जो 4% है उनकी वजह से जो अमाउंट टोटल आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सबको, 400। 12% है तो 14,800, तो 4800 के बराबर, यानी 4% का अमाउंट 4800 के बराबर है। तो आपसे पूछा था व्हाट वाज द सम, यानी 16% के जो होंगे उनका टोटल अमाउंट कितना होगा, निकाल नहीं ले जाएंगे। 4 गुना 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ भी 4 टाइम्स कर देंगे। यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 19,200 मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप लोग भी देखते रहिएगा और सॉल्यूशन को देखते रहिए और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और इसी तरीके से भी आप एग्जाम में जब सॉल्व करेंगे तभी आप जो है विद इन टाइम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। 107 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा ऑन 26 क्वेश्चन टोटल, कोई टेस्ट पेपर था जिसमें 26 क्वेश्चन थे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 5 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। 5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। आपसे कह रहा है कि अगर आपने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो बताइए कि, और टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और नंबर मिल रहे हैं 0, और तो बताइए कि कितने करेक्ट क्वेश्चन आप किए थे, ये बताना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये बताइए, हम मान लेते हैं कि एक्स क्वेश्चन हमने करेक्ट किए, तो बताइए कि टोटल का 26 क्वेश्चन हैं तो गलत कितने किए होंगे। 26 - x क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। अगर एक एक क्वेश्चन सही होने पर 8 मार्क्स मिलता है, तो अगर आपने एक्स क्वेश्चन करेक्ट किया है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 × x। अगर ओवरऑल 0 मार्क्स मिला, क्या मतलब हुआ कि जितना मार्क्स क्रेडिट हुआ और जितना मार्क्स डिडक्ट हुआ दोनों आपस में बराबर है। यानी अगर मान लेते हैं कि 10 मार्क्स आपको मिले और 10 मार्क्स चला गया, नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल मिला के 0 होता है। ये क्रेडिट मार्क्स है। तो ये देखिए 26 - x क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है और एक रॉन्ग पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो रॉन्ग क्वेश्चन वाला मार्क्स होगा 5 × 26 - x। ये डिडक्टेड मार्क, डिडक्ट जो हुआ वो मार्क्स है, ये आपका क्रेडिट मार्क्स है, दोनों आपस में बराबर रहेंगे तभी आपका 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क होगा पॉजिटिव मार्क्स होगा, ओवरऑल 0 होगा। तो क्रेडिट मार्क इतना हो रहा है जितना आपके गलत हो रहे हैं, वो वाले मार्क्स दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी को सॉल्व कर लो तो 8x की वैल्यू आ जाएगी, 25 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आएगा, -5x आएगा। सॉरी, माइनस क्या आ जाएगा, 5x। तो ये जो x यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा -5x। इधर लेके आओगे तो 13x की वैल्यू 130 आएगी। x निकालोगे 130/13 करोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी आपने x क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस करेक्ट किया था, तो करेक्ट क्वेश्चन पूछा था आपका, तो 10 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 108। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, कह रहा है कि उसमें एवरेज 510 विजिटर जाते हैं, 510 विजिटर्स ऑन संडे, और 240 जो आते हैं अदर डेज पे जाते हैं लाइब्रेरी। कह रहा है एवरेज जो नंबर ऑफ विजिटर है पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। अगर कोई मंथ संडे से शुरुआत कर रहा है, शुरू हो रहा है, तो अगर 30 डेज का मंथ है तो कितने संडे पड़ेंगे, मान लो
फर्स्ट डे को मान लो फर्स्ट, आज पहली डेट है, तो अगर संडे है तो फर्स्ट को संडे पड़ेगा, है ना। अगर चेक कर लो कितने, फर्स्ट को संडे पड़ेगा, उसके बाद 7 तारीख जो डेट आएगी उसको संडे पड़ेगा, है ना। 7 8 को पड़ेगा, सॉरी 1 को पड़ेगा, 8 को पड़ेगा, 15 पड़ेगा, 22 पड़ेगा, और 29 पड़ेगा। तो कुल मिला करके ये 5 ऐसी डेट होंगी जिसमें आपका संडे पड़ेगा। तो 5 संडे और हर एक संडे में अगर 510 लोग जाते हैं, 510 लोग जाते हैं, विजिटर होते हैं लाइब्रेरी। तो अगर 5 संडे पड़ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 5 × 510। ये संडे को जाने वाले लोग हो गए। और अदर डे कितना बचा, अगर 5 संडे है तो टोटल 30 डेज है, तो 25 डेज और बचेगा। और अदर डेज में हर दिन जाने वाले स्टूडेंट्स कितने, 240। तो 25 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 240, तो ये अदर डेज का टोटल विजिटर हो जाएंगे। और कुल दे रखा हमारा कितना, 30 डेज की बात, क्या एवरेज पूछा है। एवरेज में क्या करेंगे आप, 30 से डिवाइड कर दीजिए टोटल सम को। ये टोटल विजिटर्स होंगे 30 डेज के, एवरेज निकालना है, 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से अलग अलग डिवाइड कर लो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 17 × 5 करेंगे 85। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा, 3 8 जा, और 25 8 जा करेंगे 200, ऐड कर लेंगे तो 285 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कहाँ चला जाएगा हमारा, 285। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये मोटरसाइकिल, कह रहा है कि ये कह रहा है, एक मोटरिस्ट कह रहा है कि यो ट्रेवल टू प्लेस 150 किलोमीटर अवे, एवरेज स्पीड दे रखा 50 किलोमीटर, और रिटर्न वाली स्पीड दे रखा 30 किलोमीटर। तो होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बताइए। फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज स्पीड अगर आपका रिटर्निंग दे रखा है और जाने की दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या, 2AB/A+B। 2AB/A+B आपका फॉर्मूला होता है, यही लगा दीजिए आप फॉर्मूला डायरेक्ट। तो 2 टाइम्स जाने वाली स्पीड कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर की, आने वाली 30 की, और दोनों को ऐड कर लें, 50 + 30 करेंगे 80 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देख लो कितनी आ रही है डिवाइड करके। हम्म ऐड कर लो, देख लो कितनी आ रही है। अब 2 4 कैंसिल पार्स हो जाएगा, 150, 53 जा कितना होता है, 150/4 हो जाएगी। तो 37.5 है, 4 3 जा 12, 37.5 डिवाइड कर लीजिएगा 150 को 4 से। अरे 75 का आधा कर लो, अगर 2 से कैंसिल कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75/2, 75 का हाफ होता है 37.5। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, 2AB/A+B पे, तो आंसर हमारा आ गया 37.5। 110 दिए, क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि द पॉपुलेशन किसी टाउन की 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है इन अ डिकेड, यानी 10 सालों में। तो कह रहा है कि द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन पर ईयर कितना है, हर साल का एवरेज, मतलब कितना एवरेज जो है पर ईयर इंक्रीज कर रही पॉपुलेशन, ही बतानी है, निकल नहीं जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, देखिए 170। अब देखिए, अब दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है। 1,75,000 में जब 25,000 ऐड करोगे तो 2 लाख हो जाएगा। अब 60,500 और ऐड कर लो, तो 25,000 और 62,500 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 87,500। अब ये देखिए, मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 87,500। आप लोग नहीं जानते तो इन दोनों को माइनस करके लिख लीजिएगा। पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कर गई है, कैसे निकलता है, दोनों का डिफरेंस अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन कितनी आपकी थी, 1,75,000 ये थी ना। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हो आप लोग, ये 0 0 कैंसिल होगा, 2 25 से अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करके बताइए कितना आएगा। 25 से देखिए इसको कैंसिल करें, 25 75 12, ये डबल जीरो आ जाए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसको करेंगे 70 आ जाएगा, पर 25 से कैंसिल कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 350 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। ये जो 50% आया है आपका, ये पूरे आपका 10 साल का इंक्रीमेंट आया है। पर ईयर इंक्रीमेंट निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दीजिएगा,
तो 5% आपका आंसर होगा। यानी 5% आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 5-5% इंक्रीज करेगी, तभी तो 10 साल में 50% इंक्रीज हो गई है। तो डिवाइड तो तुरंत समझ जाएंगे आप, तो कुछ नहीं करना था। ओवरऑल 10 साल में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज, ये निकालना है। तो दोनों का डिफरेंस अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके हमने निकाला, तो सॉल्व किया तो 50% आया। तो 50% का इंक्रीमेंट 10 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि P% यानी P% का मतलब होता है P/100। तो P% ऑफ P की वैल्यू 36 है। तो जरा बताइए P की वैल्यू क्या होगी, निकल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे P² की वैल्यू हो जाएगी 100, 100 मल्टीप्लाई करेगा इधर 3600 आएगा। P की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो जो जो बेसिक क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 60। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है इसमें, 112। देखिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मार्क द बेस्ट पॉसिबल आंसर। कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹900 इज डबल द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड इन 450। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कोई आर्टिकल है को जब, देखिए दो सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक बार आप 900 में बेचते हो और एक बार मान लीजिए सीपी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, और यहाँ पे जो सेकंड फर्स्ट दूसरा दे रखा 450। कह रहा है कि जब आप, ये सेलिंग प्राइस है, SP1 समझ लीजिए, SP2 है। कह रहा है कि जब आप 900 बेचते हो तो कह रहा है कि डबल का लाभ होता है। लाभ कितना होता है, मान लेते हैं 2 यूनिट का लाभ होता है, डबल माने 2 इज डबल। कह रहा है कि इज डबल द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम सोल्ड इन 450। कह रहा है कि 450 को जो बेचते हैं, तो कह रहे हैं ना, द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग आर्टिकल ₹900 डबल द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड ₹450। इसका मतलब है, लेकिन जब आप 450 में बेचते हो तो कितने का लॉस हो जाता है, 1 यूनिट का लॉस हो जाता है। ये भी कह सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो क्वेश्चन के अंदर, जब हम मान लेते हैं कि 450 में बेचते हैं तो हमको 1 यूनिट का लॉस होता है, लेकिन जब हम 900 बेचते हैं तो हमको 2 गुने का प्रॉफिट हो जाता है। जितना भी लॉस होता है उसका 2 गुने का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा कह सकते हो, या उल्टा भी कह सकते हो आप, कि आप ऐसे कह सकते हो कि हमको मान लेते हैं कि जब हम 900 बेचते हैं हमको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब हम 450 में सेल करते हैं हमको 2 यूनिट का लॉस हो जाता है। तो दोनों कंडीशन है, तो इस तरह समझ जाएंगे। चलिए, अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा। 2 और 1 का डिफरेंस क्या, 2 और 1, यानी प्रॉफिट और लॉस। ये लॉस अगर, ये तो कितना है प्रॉफिट, दोनों का जो अगर देखा जाए डिफरेंस निकालने, अगर हम -1 2 का 3 यूनिट आएगा। और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा 450, 900 का करेंगे तो 450 आएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है तो 1 की 150। तो अगर 2 के निकालनी है तो क्या जाएगी, 2 यूनिट को निकालेंगे तो यहाँ से 300 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमको प्रॉफिट निकल के आया 300। यानी अगर कोई हमें पता नहीं कॉस्ट प्राइस कितना है, अगर हमारे पास कुछ पैसा है और हम उसमें 300 का प्रॉफिट कमाने के बाद 900 में अगर सेल कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 में से इसी प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो 600 हमारा क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया जाएगा। बात समझ में आ गई। या कह सकते हैं, अगर 1 यूनिट के लिए अगर आपने 150 निकाली है, 1 यूनिट लॉस है, तो किसी आर्टिकल को जो आप 450 में बेचते हो तो 150 का लॉस हो जाता है, 150 का लॉस हो जाता है। तो बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 450 150 ऐड करोगे तब भी आप कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। यहां से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। जब कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो कह रहा है 25% के प्रॉफिट पे सेल किया गया, तो बताइए कि नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप जानते हैं सीपी निकल के अगर आपका 600 आ गया है, तो अगर सेलिंग प्राइस निकालना, प्रॉफिट दे रखा है 25% का, तो प्रॉफिट कितना है, 125% निकाल लीजिए सीपी का। तो सीधे सीधे 125 × 6 करेंगे तो 750 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा पैटर्न होता है, कितने में बेचा इतने में बेचा, तो प्रॉफिट और लॉस का एक रेशियो देता है, और फिर आपसे जो है इस तरह के क्वेश्चंस करता है। तो आई होप इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि अफाइन इज लिस्टेड प्राइस दे रखा है कि 1500, और कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 20% ऑफर द लिस्ट प्राइस। तो व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर टू द कस्टमर ब्रिंग द नेट प्राइस इतना हो जाए। देखिए, दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। कह रहा है पहला डिस्काउंट तो 20% था, एक और डिस्काउंट दिया था, उसको बताया नहीं कितना दिया जाता, लेकिन कह रहा है कि जो 1500 का जो आपका आर्टिकल था, जो 1500 का फैन था,
शुरू में दो डिस्काउंट देने के बाद हो गया 1104 का। तो आप यहां से नेट डिस्काउंट नहीं निकाल सकते, आखिरकार नेट डिस्काउंट कितना हुआ है ये निकाल लीजिए। 1500 और वन जो 1104 में डिफरेंस निकालेंगे, 396 आएगा। 396 का डिस्काउंट अगर आपने दिया है कितने पे, 1500 रुपीज पे, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया निकल नहीं जाएगा, टोटल नेट का निकाल लेंगे तो आ जाएगा, देख लीजिए, 30, 26.4% डिवाइड कर दे। 396 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 26.4% का नेट डिस्काउंट होगा। अब डिस्काउंट का तो आप जानते हैं कि सक्सेसिव में किस तरह से निकाला जाता है, अगर वो फॉर्मूला पता है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट डिस्काउंट अगर आपका 20% सेकेंड डिस्काउंट आपको मान लेते हैं कि नहीं पता, मान लेते हैं कि X% है ना। सेकेंड डिस्काउंट कितना आपका है, X% है, माइनस आप जानते हैं कि 20 × X/100 ये होता है, X+Y माइनस XY/100 इक्वल्स टू टोटल नेट डिस्काउंट आपको 26.4%, ये तो दिया हुआ है। कुछ मत करिए यार, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से कैंसिल करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। 5x में से एक एक 4x/5 आएगा। देखिए 5x माइनस एक्स करोगे तो 4x/5 आ जाएगा, और 20% उधर ले जाओगे माइनस कर दोगे 6.4% हो जाएगा, ये निकल नहीं जाएगा। ये 4 से अगर इसको कैंसिल, अब देख लो कितना आ जा रहा है। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6.4 × 5 करोगे तो 32 आ जाएगा। 32%, 4x की वैल्यू 32% है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 32/4 करोगे 8% आ जाएगी। और भी कोई मेथड है उसको बता दूंगा मैं, अभी फिलहाल आप इसी तरीके से समझिए। तो कुछ करना ही नहीं है, नेट डिस्काउंट आपको निकालना है यहाँ पे। नेट डिस्काउंट आपने यहाँ निकाला, उसके बाद आपने X+Y माइनस XY/100 का फॉर्मूला लिख करके ये लिख दिया। ये देखिए कैंसिल हो रहा, डायरेक्ट 4x/5 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टी इनका मल्टीप्लाई करके 32 आ गया। ये 4x की वैल्यू 30 है तो x के निकालेंगे 32/4 करके 8% आएगी। तो बहुत बड़ा तो नहीं है, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 113 आंसर हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहे एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है ए और बी के जो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। और जो सम था 2800 इक्वली डिवाइड बिटवीन देम। अगर टोटल सम अगर आपका 2800 है, दोनों में अगर इक्वली डिवाइड किया गया सम को, यानी 1400 इनको भी मिला, 1400 इसका भी सम था। और ए ने जो सेविंग है, ए की जो सेविंग है वो कितनी दे रखी है, ए की सेविंग दे रखी है 600। अगर ए की सेविंग 600 है, ए का सम आपका 1400 है, तो ए का एक्सपेंडिचर निकल नहीं जाएगा ओरली। 1400 में से 600 माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर निकले, भाई पूरी इनकम हमारी 1400 है, उसमें से अगर हम सेविंग निकाल देंगे 800 ही हमारा एक्सपेंडिचर आएगा। और हाँ, ए का एक्सपेंडिचर यूनिट में कितना, यहाँ पे कितना दे रखा, 2 यूनिट। तो ए का एक्सपेंडिचर निकल के आया 800, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 800 है, एक की निकालेंगे तो 400, तो 3 की निकालेंगे, 3 × 400 करेंगे 1200। यानी एक्सपेंडिचर बी का निकल के आ गया, हमारा एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर निकल के आया बी का 1200। इसका जो सम है 1400 है, तो बी की सेविंग ओरली दिमाग में नहीं निकल आ जाएगी, 1400 में से 1200 माइनस कर दोगे तो 200 आपका आ जाएगी बी की सेविंग। तो पता होना चाहिए आपको कि सेविंग और एक्सपेंडिचर और इन क्या होता है, सम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो आसानी से निकल गया। यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाला मैंने, एक्सपेंडिचर को मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर निकलेगा तो एक्सपेंडिचर दे रखा यूनिट में 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 400। जब इसका यहाँ से 1 यूनिट किलो निकल जाएगी तो हमारा बी का एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा 3 यूनिट किलो, 3 यूनिट किलो निकालेंगे, 3 × 400 करेंगे, ये 1200 हमारा बी का एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। बी का सम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, सेविंग निकल नहीं जाएगी बी की, माइनस कर दिए 1400 में से 1200। ये देखिए, ये भी फिक्स पैटर्न पे होता है, अगर आपने कॉइन्स वाले क्वेश्चंस कर रखे होंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, 1 रुपीज, 1 रुपीज की बात किया है,
फिर 50 पैसे की बात की या फिर 25 पैसे की बात की है। टोटल देखिए क्वाइंस दे रखे हैं, टोटल क्वाइंस कितने आपके हैं 420, और वैल्यूज का रेशियो दे रखा है कितना कितना, वैल्यूज का रेशियो, इनके वैल्यू का रेशियो दे रखा कितना कितना दे रखा है, वैल्यूज का रेशियो, वैल्यूज का रेशियो देखा 2:3:5। अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो मैंने क्लास के अंदर कराया, अगर वैल्यूज का रेशियो दे रखा है तो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 50 पैसे वाले में 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा नहीं यहाँ पे मैं, 2 3 6। और 25 पैसे वाले में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 20। ये 6, ये 2 6 20 जो है इनके पॉइंट्स का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से जब टोटल पॉइंट्स मिलके आएंगे 26+2, सब ऐड कर लो, 2 + 6 8 + 20, 28 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपका टोटल पॉइंट्स दे रखा 420, अगर मैं 7 से कैंसिल करूं, आपसे आप 7 4 यहाँ पे करेंगे 60, 4 यूनिट की वैल्यू 60, 1 की निकालेंगे 15 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो किसका निकालना है, 1 रुपीज का कॉइन निकालना है। यहां से हमारी देखिए 28 को डिवाइड करोगे ना 420 से, तो कर लेना, तो देख क्या आएगा 15 आएगा। मैंने पहले 7 से कैंसिल किया, 7 4 7 60 जा, फिर 4 से 60 को कैंसिल किया, 15 आ गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, हमको 1 रुपीज का क्वाइन निकालना है। 1 रुपीज का हमारा जो क्वाइन है कितना यूनिट में है, 2 यूनिट है। तो 1 की अगर 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 15 करेंगे 30 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारे 1 रुपए के जो क्वाइंस होंगे वो कितने होंगे, वो 30 होंगे। अगर हमारा पूछा होता कि 50 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे तो क्या बताते हैं, अगर 50 पैसे का कॉइन्स पूछा होता तो हमें 690 हो जाता। 50 पैसे कॉइन्स कितने होते अगर पूछा होता तो यहाँ पे 6 लिख रखा है ना, 6 × 15 करते तो 90 आता। अगर 25 पैसे के कॉइन्स पूछा होता तो यहाँ पे हम 20 था, 20 × 15 करते तो 300 आंसर आता। ये सब ध्यान देना है, सब देखिए सबका आंसर 300 भी दिया हुआ, 90 भी दिया हुआ है। हमसे 1 रुपीज का पूछा है तो हमारा 1 रुपीज का आ जाएगा 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मानिक ने जो है 6000 का प्रॉफिट हुआ है, मानिक को कोई बिजनेस करता है उसमें उसको इतने का शेयर मिला प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 9000 का हो, उसमें से मानिक को 6000 का प्रॉफिट हुआ है। और रौनक ने टोटल जो पार्टनरशिप हुई है 1 ईयर की हुई है। और कह रहे हैं इफ द मानिक इन्वेस्ट, मानिक ने जो इन्वेस्ट किया था, करेक्ट 20,000 का 6 मंथ के लिए किया था, रौनक ने इन्वेस्टमेंट किया है पूरे होल ईयर के लिए, माने कि 1 ईयर के लिए। अमाउंट नहीं पता कितना इन्वेस्ट किया, ये पूछा आपसे कितना इन्वेस्ट किया था। आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट का होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पार्टनरशिप के अंदर, अगर मैं दोनों के प्रॉफिट का रेशियो निकालूं P1/P2 तो क्या होगा, मानिक का प्रॉफिट होगा, मानिक का इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000 और टाइम है 6 मंथ। अगर मैं बात करूं कि रौनक का जो टाइम तो 12 महीने के लिए, रेशो नहीं पता, इन्वेस्टमेंट नहीं पता कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो तो निकालना है। मानिक का जो प्रॉफिट है 6,000 रुपए है, और टोटल प्रॉफिट अगर 9,000 है, तो रौनक का प्रॉफिट कितना होगा 3,000। आप लिख ही सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे हम लोग, जरा देख लीजिए 6 2 यहाँ कैंसिल करें 10,000, तो हमारा आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10,000 अपॉन एक्स, इधर हमारा आएगा, कैंसिल करेंगे 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 10K/x। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × x किलो 10,000, तो x किलो निकल जाएगी 10,000/2, यानी 5K। क्या आ जाएगी 5K। तो आसानी से निकल जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5K। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 2x की वैल्यू 10,000, x की वैल्यू 10,000/2 यानी 5K। 1000 की जगह मैंने k लिख दिया, k का मतलब होता है कि 1000, अगर आप जानते हो। कितना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है क्या कि अरुण कमल एंड विनय इतने इतने रुपए इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। अरुण लेफ्ट, देखिए अरुण कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अरुण जो है लेफ्ट करता है आफ्टर 6 मंथ, और इफ आफ्टर 8 मंथ्स देर वाज ए गेन, कुल 8 महीने बाद जो टोटल गेन हुआ दे रखा है इतना, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ कमल। यानी कि 8 महीने का शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप चल रही है, 6 महीने बाद अरुण ने लेफ्ट कर दिया है,
और टोटल प्रॉफिट दे रखा है, तो कमल को कितना प्रॉफिट हुआ ये पूछा आपसे, निकल नहीं जाएगा ये। सबसे पहले मैं बता दूं, काम जो जितने कॉमन जीरो होते हैं उसको कैंसिल कर लिया करो। जैसे यहाँ पे 3 जीरो दे रखा है, तो कॉमन जीरो को कैंसिल करो। ये 3 जीरो दिमाग मत रखिएगा, 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 लोग हैं, कौन कौन? एक आपका अरुण हो गया, एक कमल हो गया, एक विनय हो गया। अरुण ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 8 महीने के लिए। अच्छा, अरुण छोड़ देता 6 महीने बाद ना, तो 6 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, किनका प्रॉफिट हो जाएगा? 8 into 6 रेशियो ले लेते हैं हम लोग। कमल देखिए, कमल पूरे 8 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है? कमल का देखिए, अरुण के बाद कमल है 4, तो 8 into 4। और तीसरे आपका आएंगे विनय। विनय का 8 यूनिट अमाउंट है और पूरे 8 महीने के लिए है। तो मैं कैंसिल करता हूँ, 8 8 सब कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 8 आएगा। दो से अगर कैंसिल कर लिया जाए तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 3 to 4 का रेशियो आएगा इनके प्रॉफिट का। तो 3 3 + 2 5 + 4 यानी 9 यूनिट टोटल प्रॉफिट होगा। और टोटल प्रॉफिट दे रखा है 4005। तो 9 यूनिट की वैल्यू 4005 है, तो एक की निकालेंगे, 9 4 जा 445 है, देखिए 9 4 जा 36 4। तो 9 यूनिट किलो 4005 है, तो एक यूनिट की 445 आएगी। क्या पूछा आपको, किसका प्रॉफिट पूछा आपसे? कमल का शेयर। कमल का कितना है? 2 यूनिट। तो टू की कितनी हो जाएगी? 2 into 445 करेंगे, 890 मेरा आंसर हो जाएगा। 445 का 2 गुना करेंगे तो 890 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो भी इजी क्वेश्चन था ये भी, प्रॉफिट इनटू। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ कॉन्सेप्ट कम बताया जा रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है कि किस किस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। 18 देखिए क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 16 पैकेट सॉल्ट का कह रहा है कि जिसका वेट 900 ग्राम है, वो पूरा जो कॉस्ट दे रखा है और 28 रुपीज दे रखा है। 16 पैकेट सब अच्छा। तो बताइए 16 पैकेट, अगर एक पैकेट का वजन कह रहा है कि 9000 ग्राम है, 900 ग्राम है, तो कुल कितना वेट हो जाएगा 16 पैकेट का? अगर हिसाब से देखा जाए 14.9, अगर 100 ग्राम का, 1000 ग्राम का 16 kg होता, तो 100 कैंसिल कर दे, 16 9 जा 40, 144 होता है। तो 14.4 kg आ जाएगा। इतना केजी वजन आएगा टोटल 16 पैकेट का। और जो पूरा कॉस्ट दे रखा है वो 28 रुपीज दे रखा है। यानी कि 14.4 kg जो सॉल्ट है उसका कॉस्ट दे रखा है आपको 28 रुपीज। आपसे पूछा है कि 27 पैकेट का कॉस्ट बताइए, जबकि हर एक पैकेट का वजन 1 kg है। तो टोटल कितना केजी हो जाएगा 27 का? 27 kg की वैल्यू आपसे पूछा है, निकल नहीं जाएगा। निकाल लो यार। 28 into 27/141, 14.4। अगर डेसिमल हटाओगे यहाँ जीरो बढ़ा लो, कैंसिल कर लो, देख लो कितना जा रहा है। इससे आप कैंसिल करके देख लो, 7 से करो कैंसिल। 4 से कैंसिल, 4 3 जा 36 आ जाएगा, कहीं 70 आ जाएगा। कैंसिल कर लो, आराम से हो जाएगा। 9 3 जा 9 4 जा, नीचे 4 आ गया, और 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 35 105 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। तो 52.5 आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करना जान लेना आपको, इसी को 280/27/144 कैंसिल करना, तो आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो। तो 52.5 आएगा। ठीक है, तो ये आसानी था। 14.4 kg का अगर कॉस्ट 28 है, तो 27 kg का कॉस्ट कितना होगा? बिल्कुल इजी था, बेसिक क्वेश्चंस। 19 दिए गया, कह रहा है आपसे, करीना डायरी कह रहा है कि 40 काउस, कह रहा है कि 40 बैग्स ऑफ, कह रहे हैं कि उनका यूज होता है 40 डेज में। तो कह रहा है हाउ मेनी डेज विल द काउ ईट ऑन 1 बैग ऑफ हर्स। निकल नहीं जाएगा। देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, टाइम नंबर का क्वेश्चन है ये। कैसे निकाले? नंबर ऑफ काउस दे रखा है 40। जैसे मैंने यहाँ काउ दे रखा है कितने दिन में? 40 डेज में। कितना यूज कर कितना हो जाता है? 40 बैग्स यूज होता है आपका, तो 40 बैग्स नीचे रख दीजिए, इक्वल्स टू, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, डेज नहीं पता, 1 काउ ईट 1 बैग। तो 1 काउ कितने दिन में 1 बैग
ये वाली पूछा, कहीं निकल नहीं जाएगा, देख लीजिए, मान एक्स आ जाएगा तो 40 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। वही फॉर्मूला होता ना, M1 D1/W1 इक्वल्स टू M2 D2/W2, यही जो फॉर्मूला है, इसी पे डायरेक्ट है ये, तो मेरा आंसर हो जाएगा 40। 20 दिया गया है आपसे, करके 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एट टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स। देखिए, दो पाइप की बात कर रहा हूँ, पाइप ए है, एक पाइप बी है। एक 15 मिनट में फिल करता है, दूसरा 20 मिनट्स में फिल करता है। दोनों अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 आएगा, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी 4, यहाँ से एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन 4 मिनट बाद ए को क्लोज कर दिया जाता है। देखिए, दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद ए को क्लोज कर दिया जाता है। यानी कि जो 4 मिनट्स है, ये जो 4 मिनट्स हैं, इसमें ए और बी साथ में चले हैं, तो कितना पानी फिल कर देंगे देख लीजिए। ये करेगा 4 यूनिट, ये करेगा 1 मिनट में 3 यूनिट, तो 4 3 कितना 7 यूनिट 1 मिनट में फिल करेगा। अगर 4 मिनट तक साथ में चले हैं तो 7 × 4 यानी 28 यूनिट पानी फिल हो जाएगा इस 4 मिनट के अंदर, जिसमें ए और बी साथ में चले हैं। तो बचेगा कितना वाटर, बचेगा जो पानी टोटल हमारा भरना 60, तो बच जाएगा 32। ये 30, क्योंकि ए क्या लगा, ए इज टर्न ऑफ, ए को क्या कर दिया गया, ए फिर टर्न ऑफ हो गया 4 मिनट के बाद। तो ये 32 को भरेगा कौन, बी भरेगा, है ना। बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो कितना टाइम ले लेगा, निकल नहीं जाएगा। 32 पानी भरना, इफिशियंसी 3 है, तो निकाल लो कितना लगेगा। देख लो कितना आ जाएगा, देखो डिवाइड करो, 3 10 जा 10 मिनट्स तो ऐसे हो जाएगा। और 2/3 मिनट बचेगा, 2/3 मिनट का मतलब हो जाएगा, अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 सेकेंड्स आ जाएंगे। यानी कि 10 मिनट 40 सेकेंड्स ये लगेगा बी को। जब ये बंद कर देगा तो जो जो पानी बच गया था ना, उसको भरने में बी को लगेगा 10 मिनट 40 सेकेंड्स। और 4 मिनट्स ऑलरेडी दोनों साथ में चले हैं, तो कुल कितना टाइम लग गया, 10 मिनट 40 सेकेंड प्लस 4 मिनट करोगे तो 14 मिनट्स 40 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन जो है ना क्लास के अंदर कराए जाते हैं, बेसिक हैं, अगर आपको पता है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। एक 21 देखिए, कह रहे हैं आपसे, कह रहे 4 पाइप्स हैं, करेक्ट 15 मिनट में भरता है, किसी टाइम को ये 20 मिनट्स में फिल कर सकता है, एक 30 मिनट्स में, और ये जो है 60 मिनट में फिल कर सकते हैं। एक को 8, देखिए 3 टाइमिंग दे रखा है, क्या क्या टाइमिंग है। देखिए यहाँ पे 11 बज रहा, सपोज दैट एक देखिए 8 बजे स्टार्ट हुआ है, पहला वाला पाइप 8 बजे स्टार्ट हुआ। फिर दूसरा वाला जो पाइप सेकेंड है वो 9 AM पे स्टार्ट हुआ। और फिर तीसरा वाला आपका 10 AM पे स्टार्ट हुआ। और चौथा वाला जो आपका वो 11 AM पे स्टार्ट हुआ। पहला 8 AM पे स्टार्ट हुआ, दूसरा 9 AM में स्टार्ट, तीसरा 10 में, चौथा 11 में। सबसे पहले बताइए, अगर मैं सबका एलसीएम लेता हूँ कितना आएगा, 60। पूरा पानी देख, लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी निकालूं 4, यहाँ पे निकालूंगे 3, यहाँ पे निकालूंगा 2 आएगा, यहाँ पे निकालूंगा 1 आएगा। सबकी इफिशियंसी पता चल गई। सबसे पहले हम देख लें कि 11 बजे तक, जब चारों पाइप 11 बजे चौथा पाइप स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना पानी फिल हो गया ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले बताया कि जो फर्स्ट पाइप जो 8 बजे चला है वो 11 बजे तक कितना पानी फिल करेगा, निकाल लो। 9 बजे से 11 बजे तक दूसरा पाइप 2 घंटे में कितना पानी फिर निकाल लो। तीसरा पाइप 10 से 11 चला होगा, ये कितना पानी 11 तक फिल किया, तीनों निकाल लीजिए आप। तो बताइए 8 से 11 3 घंटे में 4 की इफिशियंसी से जो फर्स्ट पाइप है वो कितना पानी फिल करेगा, 4 × 3 12 यूनिट पानी फिल कर देगा। अगर मैं सेकंड का निकालूं, भाई बी की इफिशियंसी 3 यूनिट है, और 2 घंटे में 3 की इफिशियंसी से 3 की कितना पानी फिल करेगा, 6 यूनिट। इसी का तीसरे का निकालो 10 से 11, तो 2 की इफिशियंसी है, 1 आवर में जो पानी फिल करेगा 2 × 1 करेंगे तो 2 यूनिट्स हो जाएगा। यानी 11 बजे तक आप देख पा रहे हैं, अगर आप 11 बजे तक आप देख पा रहे हैं कि 12 यूनिट, ये चौथा तो 11 बजे चला है ना, तो 12 6 18 2 20 यूनिट। 2 घंटे 3 घंटा ये, 2 घंटे 1 घंटा, 12 20 20 यूनिट्स पानी जो है आपका फिल हो चुका है।
पानी क्या हो जाएगा, इतना वाटर फिल हो चुका 11 बजे तक। अब 11 बजे चौथा पाइप भी स्टार्ट हो गया। जैसे 11 बजेगा, अब देखिए सारे पाइप, चारों पाइप अब एक साथ चलेंगे, क्योंकि चौथा वाला पाइप भी स्टार्ट हो गया, बाकी तो लगातार चल ही रहे थे। तो 11 बजे के बाद हमको ये देख लेना है कि हमारा वाटर कितना बच रहा है। 20 तो फिल हो गया, 40 यूनिट पानी हमारा बचा है। अब ये चारों मिलके फिल करेंगे, चारों, चूंकि चारों लगातार स्टार्ट हो गए हैं 11 बजे के बाद। जैसे 11 बजेगा, तो उसके बाद चारों की फिनिशिंग देख पा रहे हैं आप, 4 3 7 दोनों 1 10। 10 से डिवाइड कर लोगे, 40 यूनिट पानी है, अगर यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ तो घंटे में दिख रखा है ना, तो 4 घंटे में पूरा पानी फिल कर देंगे 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 4 घंटे में पूरा पानी फिल हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि पूरा पानी कब कितने बजे फिल हो जाएगा। तो 11 बजे के बाद उसमें अगर मैं चार, अगर 11 बज चुका था 11 AM, अगर मैं उसमें अगर 4 घंटा और ऐड कर देंगे तो बच जाएगा 3 PM। यानी कि 3 PM पर जो हमारा पूरा वाटर है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास के अंदर करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है। 122 दिया गया है आपसे, कह रहा ए एंड बी टुगेदर कैन पीस ऑफ वर्क इन 30 days। ए वर्क फॉर 16 days, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन अलोन 44 days। करें हाउ मेनी डेज सेल बी फिनिश द होल वर्क। देखिए सबसे पहली बात, बी किसी उस काम को कितने दिन में खत्म किया है तब निकलेगा जब हमें बी का पहली बात तो ना एफिशिएंसी पता ना, तो एक एफिशिएंसी पता है। हाँ, अब बी उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा ये तब मालूम चलेगा जब हमें टोटल वर्क पता हो, बी की एफिशिएंसी पता हो। तो ए और बी किसी काम को अगर 30 दिन में करते हैं, हम मान लेते हैं कि एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है, तो अगर वो 30 डेज में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं तो टोटल काम वर्क कितना हो जाएगा हमारा। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 30 × ए, और मान लेते हैं बी एफिशिएंसी है, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल के आएगा। ये टोटल वर्क क्या बराबर नहीं है, क्या इक्वल नहीं है। कह रहा है कि ए ने वर्क किया 16 डेज से, अगर ए ने 16 डेज वर्क किया, ए की एफिशिएंसी से किया, तो कितना वर्क करेगा 16 × ए, ये ए का वर्क हो गया। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो होगा उसको बी ने 44 डेज में किया है। अगर 44 डेज में किया और एफिशिएंसी बी की मान लेते हैं बी है, तो ये बी का वर्क हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क ये ए का वर्क, कुल मिला करके ये आपका टोटल वर्क बराबर नहीं हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप इक्वल करेंगे तो पहले ए पर फोकस करिए, 30 × ए करेंगे 30 ए और 16 ए, 16 ए 30 ए की तरफ आएगा, डिवाइड डिफरेंस निकल के आ जाएगा 14 ए। ऐसे ही मैं करता हूँ, इधर 44 भी है, इधर 30 भी, उधर जाके माइनस कर देगा 44 भी से, तो 44 भी माइनस 30 भी करेंगे तो 14 भी आएगा। यहाँ से अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालता हूँ तो 14 14 कैंसिल हो जाएगा, 14/14, तो 1:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1:1। इसका मतलब ए की इफिशियंसी 1 है, बी की भी 1 है। तो अगर ए की इफिशियंसी 1 है, बी की 1 है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, 30 × 1 + 1 करेंगे तो 2 यानी 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। किससे करवाना, बी से। बी को कितना टाइम लगेगा उस काम को फिनिश करने में, तो टोटल वर्क अपॉन बी की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी 1 है, तो 60/1 करेंगे तो 60 मिनट्स लगेगा। तो मिनट जो भी, सॉरी डे में है तो 60 डेज आपको लगेगा कंप्लीट होने में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन जामिया में बहुत बार पूछा है, तो इस पैटर्न में कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। यदि कह रहा कि किम किसी काम को कह रहा है कि 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है, वाइल डेविड जो है 2 दिन में कंप्लीट करता है, और दोनों को काम को करने के लिए 150 रुपीज मिले हैं, तो बताइए उनका शेयर कितना है। तो जो जितना जिसकी जितनी एफिशिएंसी हो, चूंकि टाइम तो कांस्टेंट है भाई, दोनों को 3 दिन में करता है, 2 दिन में करता है, दोनों को मिला है और दोनों लोग साथ में काम करना स्टार्ट किए हैं। तो अगर इनके टाइम का रेशियो देखा जाए, अगर इनके टाइम का रेशियो देखा जाए तो कितना हो रहा है इनका टाइम का रेशियो। अगर आप देखेंगे, किम 3 दिन में करता है, किसी किम है और एक कौन है, एक डेविड है। किम करता है 3 डेज में और ये करता है 2 डेज में, तो वर्क तो कांस्टेंट है। तो वर्क कांस्टेंट है, टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा इनका, किम का यानी किम की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 3। तो अब निकाल लो पैसा कितना कितना मिलेगा ना, आसान निकला। 3 2 + 5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट के लिए मिलता है 150। 1 की निकालेंगे 30, किसका निकालना है, किम का निकालना है, तो निकाल लो। 32 × 60, व्हाट इज द शेयर ऑफ करीम अमाउंट। तो 5 की वैल्यू 150, 1 30 करीम का किम का अमाउंट हो जाएगा
1 की 30 तो 2 की 30 इंटू 2 करोगे तो 60। 16 कितना मिलेगा, 90 रुपये इनको मिलेगा। तो 60 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर डेविड का पूछता शेयर कितना हुआ, डेविड का शेयर हो जाएगा 90, 60 और 90 होता। ठीक है। क्योंकि जितनी जिसकी एफिशिएंसी उतना वो ज्यादा काम करेगा, है ना। दोनों लोग, क्योंकि दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, दोनों को टाइम सेम मिला है, तो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे, तो इसलिए मैंने एफिशिएंसी में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 124 दिया गया है, क्या पर्सन वॉक 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कोई पर्सन है, उसको चलना कितने था, 10 किलोमीटर पर आवर के बजाय, ये लिखा ना, वो अपनी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर कर लिया, 10 से स्पीड उसने 10 से 14 कर लिया। जब स्पीड 10 से 14 कर लेगा, कर वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, तो 20 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कर देगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। बट टाइम कांस्टेंट, अगर आप स्पीड 10 से 14 कर लेंगे, टाइम कांस्टेंट है, तो जाहिर बात डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। जब आपने टाइम फिक्स कर दिया स्पीड, तो डिस्टेंस और स्पीड क्या होंगे, सेम रेशियो में बढ़ेंगे। अगर डिस्टेंस, अगर स्पीड आप 10 से 14 कर लिए हैं, तो डिस्टेंस भी आपकी कितनी होगी, 10 से 14 हो जाएगी। इसी रेशियो में बढ़ेगी, 10 से 14 के रेशियो में बढ़ेगी। 10 से 14 का मतलब ये हो गया, अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, 2 5 या 2 7, यानी 5:7 हो गया। डिस्टेंस पहले 5 यूनिट थी, अब 7 यूनिट हो जाएगी। दोनों का डिफरेंस 5 और 7 का निकालेंगे तो 2 यूनिट आएगा। और डिस्टेंस में डिफरेंस 2 यूनिट का है, और डिस्टेंस में डिफरेंस दे रखा 20 किलोमीटर का। तो 2 की 20, तो 1 की 10, तो आपको निकालना किसकी है, 5 की करेंगे, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 किलोमीटर। यानी अब पहले इसमें तो पहले द एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, लेकिन जब स्पीड बढ़ा देगा, तो जो चलेगा कितना, अगर 1 के 10, 7 के 70, 70 मत करके चले आएगा आंसर। एक्चुअल पूछा, ये एक्चुअल वाली यही है, पहले वाली, तो 50 आएगा। तो 24 हो जाएगा। क्वेश्चन 25 दिया गया है, तेरा ट्रेन एक स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एट 4 PM एंड रीच गाजियाबाद एट 5 PM, वाइल एक अदर ट्रेन वाई कर स्टार्ट करती है गाजियाबाद से 4 बजे चलती है और मेरठ पहुंचती है 5:30 बजे। अगर हम दोनों ट्रेन की बात करें, पहली जो ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है, अगर जो पहली ट्रेन आपकी है, जो कि मेरठ से चलती है 4 बजे, मेरठ से चलती है, जो एक्स वाली ट्रेन है वो मेरठ से चलती है कितने बजे, मेरठ से चलती है एक्स वाली ट्रेन और 4 PM पे, और ये पहुंचती है गाजियाबाद। ये गाजियाबाद पहुंचती है कितने बजे, 5 PM पे। ठीक है। ये जो दूसरी ट्रेन है, वो आई, वो गाजियाबाद से स्टार्ट होती है, उल्टा आती है, तो इधर जा रही है, इधर आ रही है। डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, ये देखिए, ये भी गाजियाबाद है, ये वाई वाली ट्रेन है। अब ये निकल रही इधर गाजियाबाद से मेरठ जा रही है, अभी 4 बजे निकलती है, 4 PM पे भी निकलती है, और यहाँ पर जो पहुंचती है वो 5 PM पे नहीं है, 5:30 PM पे पहुंचती है। बात समझ में नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों ट्रेन का कंपैरिजन किया जाए, दोनों ट्रेन के लिए अगर आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे से उल्टा होगा। तो अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं इन दोनों ट्रेनों का, क्या रेशियो आ रहा है, इसको 1 घंटा लग रहा है पहली वाले को, और दूसरे वाले को 1.5 घंटे लग रहे हैं, 1.5 आवर, 3/2 आवर्स लग रहे हैं। यानी कि मैं टाइम का रेशियो निकालता हूँ, 2:3 आ रहा है। 1:3/2, टू इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2:3 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो अगर 2:3 आ रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, जैसे इसका उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 3:2 आएगा। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 3:2। ये तो चीज आपके दिमाग में आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द ट्रेन विल क्रॉस इधर, यानी उनका पूछा दोनों ट्रेन दूसरे क्रॉस कब करेंगे, मीटिंग टाइम पूछा है। अब मीटिंग टाइम कैसे निकलता है, आप जान, जब दो ट्रेनें कह रहा कि कब मीट करेंगी, जब ट्रेन का पूछा कब मीट करेंगे, तो निकाल नहीं ले जाएंगे हम लोग। मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम होगा कि डिस्टेंस अपॉन, मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, किसी मीटिंग टाइम में जो टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। मीटिंग टाइम में ध्यान दीजिए क्या होता है, टाइम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है, जितनी डिस्टेंस का जो स्पीड का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। मीटिंग टाइम में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस स्पीड सेम रेशियो में होते हैं। जो जैसे स्पीड चलेगा उतना डिस्टेंस तय करेगा। तो अगर स्पीड का रेशियो 3:2, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा। तो मीटिंग टाइम जो होगा आपका कैसे निकलेगा, मीटिंग टाइम जो निकालेंगे आप लोग,
प्रोसीजर तो मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा? मीटिंग टाइम जो निकलेगा वो टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए। अब देखिए डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं कि अगर एक तो एक्स की देखा जाए 3 यूनिट तय करेगी, बी करेगी आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट तय करेगी। अगर मैं एक्स से फोकस करता हूं तो मान लो 3 यूनिट डिस्टेंस तय कर रही है, 2 यूनिट तय कर रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो आपकी आ जाएगी एक्स की 3 यूनिट, और टाइम क्या होगा? अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगी? 3 + 2 ऐड कर लो 5। तो 3/5 करके ये आ जाएगा मीटिंग टाइम। और मीटिंग टाइम किस में आएगा? मिनट्स दे रखा है। 3/5 आ जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, घंटे में आएगा ये। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 12×3 = 36 मिनट्स आ जाएगा। 36 मिनट में वो जो है, यानी एक्स वाली ट्रेन है, वो 36 मिनट्स में जो है क्या करेगी, उसको कैच करेगी। तो निकाल लीजिए। तो टाइम कितना, कब कितने बजे कैच करेगी? तो 4 बजे निकली थी, तो 4:36 मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो आप चीज समझिएगा यहाँ पे। मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट लगाया, टाइम को कांस्टेंट करके, डिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट करके टाइम और स्पीड का रेशियो निकाला। ये हमने निकाला, स्पीड बाई 3 की, इनके 2 स्पीड होगी। मैंने कहा कि जब मीटिंग की बात करेगा कि दोनों ट्रेन कब आपस में मीट करेंगी, तो उस कंडीशन में टाइम को कांस्टेंट लिया जाता है। ये जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। यानी अगर एक्स 3 यूनिट तय करेगा, वाई 2 यूनिट तय करेंगी, फिर यहाँ पे कहीं अगर मिलेंगी, तो अगर मैं एक्स का पूछूंगा एक्स से कितने बजे बाद मिलेगी, तो एक्स ने जो डिस्टेंस तय की है वो 3 यूनिट, वो लिखा गया। और स्पीड, जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जो स्पीड होती है इन दोनों का सम हो जाएगी। मान इनकी स्पीड 3, इसकी 2 है, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 3+2। ये 3+2 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो स्पीड लिखी जाती है वो रिलेटिव है, 3+2 वाली है 5। ये आपके डिस्टेंस है, ठीक है। तो 3/5 सबसे शॉर्ट में ही बता दिया, 4:36 हो जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ट्रेन, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना एंड द अदर ट्रेन पटना टू हावड़ा स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन 9 hours and 16 hours, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। स्पीड का जो रेशियो होता है V1/V2, ये अंडर रूट में होता है T2/T1। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, T2, दूसरा वाला का टाइम 16 है, तो 16/9 हो जाएगा। 16/9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4:3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4:3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे हो गया। आगे चलते हम लोग। 127 में कह रहा है कि वाट रेशियो, कह रहा है कि मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क, जिससे कितना का गेन हो जाए ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। जब मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस से बेचा जाता है और कहा जाता है कि इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब उसने उस मिल्क के अंदर पानी ऐड किया है। तो पानी कितना, वाटर कितना ऐड किया, जितने का प्रॉफिट हुआ है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में उसने पानी ऐड किया होता है। जैसे कि 16/2/3 का प्रॉफिट दिखा रहा है ना आपका, अगर 16/2/3% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसके फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1/6 आएगी। तो 1/6 का प्रॉफिट हुआ फ्रैक्शन में अगर हम कहें, तो इसका मतलब कि 6 लीटर में उसने 1 लीटर का पानी ऐड किया है। तो वो पूछा वाट रेशियो मस्ट बी वाटर बी मिक्स विद मिल्क, तो रेशियो निकालना वाटर टू मिल्क निकालना है। ये आपका, यानी कि इसका मतलब इस 6 लीटर मिल्क में उसने 1 लीटर पानी मिलाया है। तो जो वाटर और मिल्क का रेशियो निकल के आ जाएगा हमारा, ये 1:6 निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, गलती मत कर देना। तो क्या जाएगा 1:6। नहीं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये कई बार सीयूटी के एग्जाम में पूछा है, वाइन वाला जो क्वेश्चन होता है इसको, इसका भी एकदम फिक्स पैटर्न है, कई हमने सीट वगैरह में कराया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लिक्विड विथ 3 पार्ट्स ऑफ ईच आर वाटर एंड 5 पार्ट सिरप है। 5 पार्ट मैंने सिरप में मैं पूछूंगा 5 पार्ट्स हैं, और जो जो वाटर का रेशियो है 3 है, रेशियो है, ठीक है। अब क्या किया, मान लो कोई आपका बर्तन जिसमें सिरप है और वाटर का रेशियो 5:3 है, ये भी दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कुछ क्या करें, हमने क्या सिरप, इसमें से कुछ मिक्सचर हमने ड्रॉन आउट किया, निकाला,
और फिर उतना ही इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, जिससे कि जो रेशियो क्या हुआ, जिससे कि रेशियो हमारा जो हो जाए फाइनली हो गया 1:2, हाफ में हाफ सिरप हाफ वाटर हो गया। हाफ सिरप हाफ वाटर का मतलब होता है कि जब दोनों का क्या हो गया 1:1 का रेशियो हो गया, दोनों सेम हो गए, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। तो एक बात, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपने जो ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया। देखिए, जब जब मिक्सचर में से कुछ भी निकालेंगे तो रेशियो में बदलाव नहीं होगा। 5:3 का रेशियो तो 5:3 का रेशियो रहेगा। जब उसमें वाटर ऐड किए हैं तो आपने सिरप के की क्वांटिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वाटर ऐड किए हैं तो सिरप की क्वांटिटी फर्क नहीं पड़ेगा। सिरप अगर यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पर भी सिर्फ 5 यूनिट होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ की जबकि रेशियो हमारा 1:1 का रहा है तो 1 है, यहाँ 5 तो है नहीं। तो इसको इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अब जो रेशियो हम लेके चलेंगे वो 5:5 का ले चलेंगे, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया था तो हमने सिरप को इक्वल किया यहाँ पे। अब आप देख लो कि वाटर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना हो गया फाइनली 5 हो गया। यानी कितना वाटर ऐड किए हैं आप 2 यूनिट का, और जितना वाटर ऐड किए हैं उतना आपने सिरप निकाला, उसमें से मिक्सचर निकाला भी है। तो कितना मिक्सचर निकाला ये आपसे पूछा है, तो जितना वाटर का ऐड किए उतना ही मिक्सचर निकाला होगा। और टोटल मिक्सचर देखिए, आप टोटल क्वांटिटी बदल तो नहीं रही, 5 5, टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है 10। टोटल क्वांटिटी हमारी 10 है, 2 यूनिट आपने ऐड किया है तो 2/10 निकालेंगे। टोटल का कितना ऐड किया, कितना पार्ट ऐड किया, तो 1/5 पार्ट जो है वाटर ऐड किया है, तो 1/5 मिक्सचर निकाला भी होगा, ड्रॉन ऑफ भी किया होगा। तो कितना मिक्सचर ड्रॉन की ऑफ किया गया तो ये निकालना था। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/5। ये लगातार कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है, इसका एक ही पैटर्न में लगातार मैं बताता रहता हूँ। ये इसका पैटर्न होता है, इक्वल करके बस जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उतना बाई टोटल यहाँ पर करके आंसर निकाल देते हैं। 129 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटरेस्ट दे देखा कि 4.5% पर एनम पे इंटरेस्ट दे रखा इतना है इन 1 ईयर। कह रहा हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5%। अब देखिए कि मान 4.5% पे आप करते हैं तो आपको 202 रुपये 50 पैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो 5% पे मान लिया आप डिपॉजिट करेंगे तो कितना एक्स्ट्रा, तो वही पूछा जो एडिशनल इंटरेस्ट क्या हुआ है, तो कितना परसेंटेज आपने इंटरेस्ट बढ़ाया है। जो 4.5 से 0.5 एक्स्ट्रा कर दिया है, वही जो 0.5 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वही आपने पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि 4.5% पे जब डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट कितना, जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका 4.5% निकालते हो, कितना दे रखा है 202.5 दे रखा है। तो एडिशनल इंटरेस्ट 4.5 से 5 करे, कितना एडिशनल, कितना ऐड किया आपने 0.5% की वैल्यू आपसे पूछा है, निकल नहीं जाएगा। सीधे सीधे निकाल लीजिए, देखिए 22 पॉइंट समथिंग कुछ मुझे लगता है। आप यहाँ जीरो 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 कैंसिल कर लिए, 0.5 में पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 45% वाले निकल नहीं, 5 निकालनी, सीधे से देख रहे हैं कि 9 से डिवाइड है, 1/9 है। भाई 4.5 का 1/9 करिए 0. इधर भी 1/9 कर लीजिए। तो 202 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, 9×2 = 20, 18, 2 22, 20.5, 22.5। तो इस जितने जितने क्वेश्चन इजी है ना उसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे। समझा दिया मैंने, 4.5 की वैल्यू दिया था, 0.5 पूछा था, मैंने निकाल दिया कि 1/9 यूनिटरी मेथड लगा तो 1/9 कर देंगे। 130 देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। देखो मान लो कुछ पैसा आपके पास था, सपोज दैट, क्वेश्चन पढ़िए, कुछ पैसा आपके पास था, कह रहा है कि 3 साल में, 3 इयर्स में, वो आपके पास जो अमाउंट होगा 815 होगा। और 4 इयर्स में, अगर वो यहां से लेके 4 ईयर की बात कर रहे हैं, यहां से लेके 4 इयर्स में कह रहा है, वो जो पैसा हो गया आपके पास कितना होगा 854। यहां से यहाँ का जो गैप कितने का हो जाएगा 1 ईयर का। सिंपल सी बात है, 3 साल, 1 साल में के 4 साल होगा। 1 साल में अगर मान लेंगे, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो या प्रिंसिपल काम करेगा या अमाउंट काम करेगा। तो 1 साल में अगर आपके पास 815 था, 854 हो गया, यानी 1 ईयर में जो आपको एज ए इंटरेस्ट मिला होगा कितना मिला होगा 39 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है, अगर 1 ईयर का 39 आया तो 3 ईयर से कितना आएगा, 3 × 39 करेंगे, अरे 120 में तो 117 रुपये आएगा। तो 117 रुपीज इंटरेस्ट मिला होगा यहाँ से 3 साल में। तो आप खुद सोचिए, आपके पास कुछ पैसा था, यानी प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट यहाँ पे रहा होगा, सम ऑफ मनी, वो 117 ऐड होकर के 815 हो गई। यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, निकल नहीं जाएगा। इसी 815 में से 117 जो इंटरेस्ट ऐड हुआ उसको माइनस कर दो, तो 15 में से 7 जाएगा 8,
और 9 और 6, 698 मेरा आगे प्रिंसिपल हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा 698। बात समझ में आएगी नहीं? अरे भाई यहाँ पे कुछ पैसा था, इसमें से 100 जैसे इंटरेस्ट मिला, वो ऐड हो करके ना, तो 170 इंटरेस्ट मिला, तब जा करके जो है ये मिला के 815 हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, इस मान लेते एक्स है, एक्स प्लस 117 की वैल्यू 815 है, 815 है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 815 माइनस 117 करेंगे तो 698। ये भी इजी था आपका। 131 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 60% इंक्रीज कर रहा था कोई अमाउंट, देर इज 60% इंक्रीज अमाउंट इन 6 ईयर। अगर 6 ईयर में 60% इंक्रीज कर रहा तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज करेगा? 10%। तो 1 ईयर का अगर 10% एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो जाहिर सी बात है कितना होगा? आप ऐसा ही निकल गया, रेट निकल के आ गया, ये तो आपने क्या आ गया, रेट निकल के आ गई। 60% में अगर 6 साल में 60% इंक्रीज के, 1 साल में 10% इंक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 10%, यानी 10%। फिर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? आप जानते हैं 3 ईयर्स का पूछा है, कितना होगा? जबकि प्रिंसिपल दे रखा है आपका, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना, 12,000 रुपए। निकल नहीं जाएगा? आप जानते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 10% के हिसाब से, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स का, कितना होता है? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 33.1%। अब कैसे होता है आप जाने, 10% के रेट से 3 साल का CI 33.1% होता है। तो आपसे ये पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, कितना हो जाएगा? 12,000 का 33.1% निकाल लीजिए। परसेंट से दो जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा इधर से, तो 12 × 331 मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में 2 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। मेरा आंसर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई करने में नहीं जाऊंगा। तो मैं इतनी चीज देख करके भी यहाँ से आंसर कर सकता हूँ। तो इजी इजी क्वेश्चन हैं। आगे चलते हम लोग 132 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको दे रखा है इस तरह से। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है इसके 3 फेस को कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, उसने कहा कि इसके 3 फेस को उसने कलर कर दिया है। ठीक है, 3 साइड को, 3 फेस में 3 साइड को उसने क्या कर दिया? कलर। एक को छोड़ दिया। 9, इफ द लेंथ ऑफ द अनपेंटेड साइड 9 फीट, और 3 साइड्स को उसने कलर कर दिया है। जिसको छोड़ दिया उसने, उसकी लेंथ दे रखा है कितनी है, उसकी साइड की जो साइड है वो 9 फीट की है। आप कहेंगे सर इसी क्यों चूज किए, बताता हूँ क्यों चूज किए। ये साइड 9 फीट है, एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंटेड साइड, यानी आप देखिए पेंटेड साइड कौन कौन सी हो जाएंगे। देखिए अगर मान लेगा ABC, देखा जाए D, 4 साइड है ना, तो BC जो अनपेंटेड साइड इसके, ये 9 फीट की है। और AB प्लस CD प्लस DC, कुल मिला AB और ए वाली AD और DC, ये मिलाकर 37 है। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अगर ये 9, चूंकि रेक्टेंगल में ब्रेथ आपस सेम होती है ना, अगर ये 9 है तो AB AD और DC जो कलर मैंने कर रखा है कुल मिला के 37 है। तो अगर 37 में 9 है तो बचा दोनों कितना हो जाएंगे? 28। 28 + 9 37 होता है, और दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। आगे समझ में कि नहीं? कुल मिलाकर के 37 था, 14 + 9, क्योंकि ये 9 थी, ये 9, और ये तीनों साइड जो मैंने कलर कर रखा है ग्रीन सी इस तरह से, वो 37 है, ये 9 है, तो दोनों मिलकर 28 होंगी, और दोनों इक्वल हैं तो 14 14 हो जाएंगी। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्किंग स्क्वायर? एरिया निकल नहीं जाएगा? एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ निकल के आ गई 14, और ब्रेथ आपका 9 है, 14 × 9 करेंगे 126। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दिया, बोला एक रेक्टेंगुलर फीट है, कह रहा है कि चारों तरफ वायर लगाया जा रहा है, फेंस किया जा रहा है उनको ऑन 3 साइड्स, लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट, एकदम बिल्कुल उसी पैटर्न पर। तो उसी पैटर्न पर इसी तरह हम लोग लगाएंगे। मान लो ये है, एक साइड को छोड़ दिया था हमारे, इसको छोड़ दिया गया, बाकी हर जगह वायर लगा दिया यहाँ पे, बाकी 3 जगह लगा दिया, एक साइड को छोड़ दिया उसने। और जिस साइड को छोड़ा है उसकी लेंथ कितनी देर की? 20 फीट। ये आपकी 20 फीट, ये भी 20 फीट हो जाएगी। अनकवर साइड 20 फीट, ये भी 22, ब्रेथ आपस में सेम होंगे, रेक्टेंगुलर की बात कर रहा, तो ब्रेथ सेम होती है, आपस की लेंथ सेम होती है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड कह रहा है 680 है, मान लेते हैं इसकी लेंथ आपकी x है, तो ये भी x होगा। एरिया क्या होता है? एरिया होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ हो गई एक्स इंटू ब्रेथ है इसकी 20 फीट, और टोटल एरिया दिया रखा है 680। यहाँ से लेंथ निकल के नहीं आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 डिवाइड करेगा तो 680/20 कर लेंगे यहाँ से हम लोग 34। यानी लेंथ आपकी 34 है, ये 34 ये भी हो जाएगी, 34 ये भी हो जाएगी। क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी फीट ऑफ द फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, तो कितना लगे, तो यानी इसका पेरीमीटर लगाना, कितना वायर लगेगा, तो पूरा पेरीमीटर निकाल लो। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, आप जानते हैं पेरीमीटर कैसे निकलता है, पी इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इसके 34 है और ब्रेथ कितने दे रखे 20, दोनों ऐड करेंगे। सर हाउ मेनी फीट ऑफ फेंस, अच्छा हाँ हाँ देखिए, पूरा मत नहीं, सॉरी पूरा मत निकाल दीजिएगा यहाँ पे। कितना वायर लगे, एक तरफ तो ओपन ही खोला है ना, एक तरफ तो उसने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो पूरा कंप्लीट नहीं लगाना है। तो कितना वायर लगेगा, तो 34, ये 34, ये जहाँ जहाँ कहा +20, ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि ये तो पूरा ओपन है, तो ऐड कर लेंगे हम लोग 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, तो वायर जितने में लगा था उसकी लेंथ पूछा था, तो हम लोग उसको ऐड कर लें, 34 + 20 134 दिया गया है। एक रेक्टेंगुलर कारपेट क्या है जिसका एरिया दे रखा 120, रेक्टेंगुलर कारपेट जिसका एरिया 120 मीटर देगा, पेरीमीटर दे रखा 46। आपसे पूछा लेंथ ऑफ डायगोनल, देखिए फिर रेक्टेंगुलर की बात कर रखा है, तो लगातार सिर्फ रेक्टेंगल पे क्वेश्चन उसने पूछा है। रेक्टेंगल के मान ये है आपका, ये आपका डायगोनल हो गया, मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी √ आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है लेंथ का मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही तो होता है √x² + y²। ये इसकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब आपसे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर का एरिया दे रखा है, यानी एरिया क्या होता है, x × y, x × y की वैल्यू 120 दे रखा है, और पेरीमीटर का मतलब होता है 2 × x + y, ये पेरीमीटर होता है, दे रखा 46। यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा 23 आ जाएगा, यानी x + y की वैल्यू दे रखा 23 और xy की वैल्यू दे रहा 120। तो अगर एक्स वाई दे रखा है, x + y दे रखा है, तो √x² + y² निकालने ले जाएंगे। आप जानते हैं अलजेब्रा अगर पढ़ रखे होंगे तो x² + y² क्या होता है, x² + y² होता है x + y का होल स्क्वायर -2 × इसी को सॉल्व कर लीजिए। x + y यानी कि x + 23 का होल स्क्वायर कर लीजिए -2 और x y करेंगे तो 120 ये आ जाएगा। 23 का होल स्क्वायर कितना कितना आ रहा है, 23 529 आएगा, और वो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 240, तो कितना हजार देखने आ जाएगा आपका 289, कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। आप माइनस करके देख लीजिएगा, x + y का x² + y² किलो 289, तो आपको रूट में निकालनी है ना, तो इधर अगर अगर आप अंडर रूट लगाएंगे तो इधर भी अंडर रूट लगा देंगे, तो 289 का रूट लगाएंगे तो 17, क्योंकि इसका 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। सब बेसिक क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 135 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है रेस हो रही है, 100 मीटर की रेस है। ए कवर होल द डिस्टेंस इन 30 सेकेंड, 36 सेकेंड में पूरी डिस्टेंस कवर करता है, और बी जो है 45 सेकेंड में पूरी डिस्टेंस को कवर करता है। 45 इन दिस रेस ए बीट्स बी बाय, इन रेस में बी ने ए ने बी को ए बीट तो ए ने बी को कितने मीटर से हराया पूछा है। तो पहले बी कर मैं स्पीड निकालू, यहाँ से निकल नहीं जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। बी की अगर मैं स्पीड निकालू कितना आ जाएगा, देखिए बी की अगर स्पीड निकाला जाए तो कितना है, 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन 100 है, टाइम लगा 45। अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ 20/9 मीटर पर सेकेंड, तो 20/9 मीटर पर सेकेंड की जो है इनकी स्पीड आ जाएगी बी की। तो आपसे क्या पूछा है, इन दिस 20/9, एक कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने 36 सेकेंड से हराया है, 36 सेकेंड में कवर किया, बी ने 45 किया, इसका मतलब है कि बी 9 मिनट लेट हो गया, यानी 9 मिनट से जो 9 सेकेंड से वो हार गया। 9 सेकेंड से अगर वो हार गया
वो आप देख लीजिए कि वो 9 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कम रहेगा, वो निकाल लीजिए। भाई जहां भी पहुंचा होगा 9 सेकंड पहले बाद में पहुंचा है, तो 9 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस जो 9 सेकंड से हारा है वो 9 सेकंड से हारा क्लियर है, लेकिन डिस्टेंस में कितने से हारा नहीं पता है। तो 9 सेकंड में अगर वो 20/9 की स्पीड से चलता है तो 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करता है, 20 मीटर। इसी 20 मीटर से वो पीछे रह गया। मेरा जो आंसर हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है। इसको मैंने बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से लगा दिया, हालांकि रेशियो से भी लगा सकता हूँ मैं। मैंने उससे नहीं लगा, मैं डायरेक्ट आपको बताया भाई 9 सेकंड से वो हार रहा है और कितने मीटर से हार रहा है। तो मैंने कहा 9 सेकंड में वो कितनी अगर उसकी स्पीड हमें पता है तो 9 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस तय करता निकल नहीं जाएगा, 20 मीटर। उसी 20 मीटर से हार गया वो। 136। देखिए अभी आपका उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन से कह रहा है 200 मीटर की रेस है, ए ने कह रहा है ए बीट्स बी। ए ने बी को हराया है 35 मीटर से हरा दिया या 7 सेकंड से हरा दिया। 35 मीटर से हराना, 7 सेकंड हरा दिया, इसका मतलब है बी की अगर मैं स्पीड निकालूं, यहाँ बी की स्पीड से निकल नहीं जाएगी। कितने से हारा है वो, 35 मीटर से हारा है, या कह रहा है ये सब फिक्स पैटर्न है कि 7 सेकंड से हार गया है। तो 35 मीटर की डिस्टेंस कैसे सकते हैं, यानी वो 7 सेकंड में तय कर सकता था, उसी से वो हार गया है। तो 35/7 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्पीड आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो 5 मीटर का पर सेकंड स्पीड आ गई, तो बी को टाइम कितना लगा होगा। अगर 200 मीटर की रेस है, स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगेगा, 40 सेकेंड्स। यानी बी को उस पूरे रेस में 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो ए को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 7 सेकंड से वो जीत गया है, इसका मतलब कि वो 7 सेकंड कम लगे होंगे बी से। तो 40 अगर सेकंड बी को लगते हैं तो ए को क्योंकि 7 सेकंड कम लगेंगे, तो 33 सेकंड में पूरी डिस्टेंस को तय करता है। इसका आंसर हो जाएगा 33। तो ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फिक्स पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हैं। ये सब चीजें अगर आपको पहले से नहीं करके जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। 137 ये क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल्स दे रखा है। ऑप्टिकल्स में आप जानते हैं कि OPTICAL कह रहा है कि इसमें जो हाउ मेनी डिफरेंट वेज पूछा है कि कैन द लेटर ऑफ द वर्ड दिस कैन बी अरेंज सच वे दैट वॉवेल्स आर कम टुगेदर। वॉवेल्स अगर साथ में आएंगे, वॉवेल्स कौन कौन, ओ हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, 3 वॉवेल्स हो गए। बाकी कितने लेटर आपके बनने हैं, 3 2 5 2 2 4 7 लेटर हैं। तो बाकी 4 लेटर आपके देखिए कौन कौन से, पी, टी, सी और एल। ये 4 लेटर और हो गए। अब इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हम इनको एक यूनिट मान लें, बाकी 1 2 3 4, 4 + 1 फैक्टोरियल 5 तरीके से, 5 मिनट को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एकदम फिक्स पैटर्न लगातार मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ। और इनको जो 2 3 लेटर अंदर हैं, इनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू ओवरऑल पता होनी चाहिए आपको। 4 की 4 24, 120 होती है, और 3 करेंगे 6 आ जाएगी, 720 मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ। 138 दिया गया, अगर आपसे करें इन क्लास में 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स हैं, और कह रहा है कि 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट किस तरह से करना है कि 2 बॉयज होने चाहिए, 1 गर्ल्स होनी चाहिए। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हमारा होगा, देखिए 15 बॉयज में से 2 बॉयज ले लो, और जो आपके पास 10 गर्ल्स है उसमें से 1 गर्ल्स ले लो, तो 3 लोग सेलेक्ट कर लो। और टोटल आपके पास 10 + 15 + 10, 25 लोग टोटल, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है। ये आपका पूरा पॉसिबल आउटकम, सुपर आपका फेवरेबल आउटकम, इसी को सॉल्व करना है। देख लीजिए कितना आंसर आता है। 15C2 का मतलब क्या होता है कि 15 × 14, और 15 से 2 13, कैंसिल हो जाएगा। अब ये सब, अब ये एनसीआर का जो जितना सॉल्यूशन होता है आप जानिए कैसे होता है। नीचे 13 आएगा, 13 13 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा। 10C1 का मतलब होता है सिर्फ 10। 25C3 का मतलब देखिए हो जाएगा, 25 में करेंगे 25, ये 24 आएगा। ठीक है। और 22 है ना, फिर ये 23 जाएगा। फिर फैक्टोरियल 22 है, नीचे कैंसिल होगा, नीचे 6 आएगा, ऊपर 6 चला जाएगा, 22 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे पूरा कैलकुलेशन है बताऊंगा नहीं, ये सारी चीजें बेसिक आपको पता होनी। 25C3 की वैल्यू क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। हाँ। अब इसी को सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। नीचे पहली बात 23 का, देखिए अब एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि यार ऊपर कहीं
23 नहीं दिख रहा, नीचे 23 दिख रहा है। इसका मतलब कि नीचे जो होगा वो 23 का मल्टीपल आएगा, और 23 का मल्टीपल आप देख पा रहे हैं ऊपर 23 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर होगा वो 23 के मल्टीपल में आएगा, और 23 का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 23 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाए। मैं पूरा इसको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, बाकी आप लोगों के पास टाइम रहेगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि लास्ट के नीचे जो आएगा वो 23 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा वह 139। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या टू डाइस आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर इज। देखिए दो डाइस अगर आप टॉस करते हो और कह रहा है कि टोटल जो नंबर होना चाहिए वो प्राइम नंबर। देखिए दो कंडीशन, प्राइम नंबर में क्या क्या आ सकता है। देखिए या तो सम आपका 1 आ जाए, सॉरी सम आपका 2 आ जाए, ये तो प्राइम नंबर 2 होता है। सम 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, 4 तो होता नहीं है। या तो सम आपका 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, बाकी तो नहीं है। 2 3 5 7 9 10 11, 11 7 8 है, 8 9 10 नहीं हुआ, 11 आ जाए। अच्छा अच्छा, 12 12 13 आगे तो आएगा ही नहीं। इतनी कंडीशन बनती है। अब दो कितने तरीके से आ सकता है, 1 1 एक कंडीशन है, ये कंडीशन आ सकती है। 3 कैसे आ सकता है, 1 2 और 2 1, और क्या कहते हैं, 3 आना, 1 2 2 1, बस दो पॉसिबल कंडीशन है 3 आने की। 5 आने की देखिए 1 4 4 1, ये आ जाएगा 2 के साथ 3, 3 के साथ एक और आ जाएगा, 3 के साथ 2। बस इतनी सकती हैं, तो 2 2 4 कंडीशन यहाँ पे बन सकती है ना। 5 आने की 4 कंडीशन बन सकती है, 1 4 4 1 2 3 3 2। 7 कैसे आ सकता है, 7 देखिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, और बाकी में नहीं था, है ना। बाकी तो आ ही चुका है ना। 1 6 6 1 2 3, 1 6 6 1 आ सकता है, 2 के साथ 5 5 2 3 के साथ 3 4 4 3, फिर देखिए 3 4 4 3, और फिर 4 के साथ वही 4 3 3 4 होगा, 5 के साथ 5 5 2 2 5 हो गया, 6 के साथ सब हो गया, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 कंडीशन यहाँ मिल सकती है आपको। और एक 11 कैसे कैसे आ सकता है, देखिए 1 से 11 आएगा नहीं, 2 से 11 नहीं आएगा, 2 6 8 ही होगा, 3 से 11 नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से आ जाएगा, 5 6 और 6 5, और 11 का भी जो आपका नहीं आ सकता है। और 6 के साथ 6 5, तो यार दो कंडीशन यहाँ बन जाएंगी आपको। तो कुल मिलाकर आप देख पाते हैं कि टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है आपका, और टोटल पॉसिबल आउटकम मैं जानता हूँ कितना होगा। तो 2 6 8 4 12 2 14 1 15 आ रही है, कितनी आ रही है, 15। तो टोटल अगर आपका फेवरेबल आउटकम्स 15 आ रहा है और पॉसिबल आउटकम 36 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आपकी टोटल फेवरेबल आउटकम्स मिला के सबको ऐड कर लो, 2 1 3 4 7 6 13 2 15 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम खुद ही बढ़ेगा। दो डैश एक साथ अगर टॉस करते हैं तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होता है 6 का स्क्वायर यानी 36 होता है। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 3 5 जा 3 12 यानी 5/12 मेरा आंसर हो जाएगा। अब क्वांट का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। ये किसका, इसका भी लगा देता हूँ। देखिए ऐसे दे 7 का देगा 7, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 का मतलब ये हुआ, ये 2 का क्यूब होता है, 8 एक माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से 26 जो आपका है ये 5 का क्यूब है, सॉरी 5 का ये कितना है, हाँ 2 का क्यूब -1 हो गया ये 5 का स्क्वायर है। हाँ 3 का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब -1 इसको कर लो, तब भी आपका क्या आ जाएगा, ये करोगे तब भी आपका 6 एक 26 आ जाएगा। तो यानी सबके क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब -1 है, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब करें 64 -1 करेंगे 63, 5 का क्यूब होता है 124 -1 करेंगे 124, 125 -1 124, ये 6 का क्यूब में से एक माइनस करेंगे, ये 7 का क्यूब में से एक माइनस है। तो 8 के क्यूब का में से एक माइनस कर दोगे, 8 का क्यूब 512 होता है, उसमें से एक माइनस करो 511 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे
सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे।